मैं राजीव जायसवाल। इस सेट में हम लोग सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मैंने इन्वायरमेंट सेगमेंट से लिया है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेविंग एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। यानी वर्तमान में लोगों के आराम का त्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और संसाधन प्रदान करना निम्नलिखित अवधारणा की परिभाषा है कि जो कमिंग जनरेशन है, जो आगे लोग आएंगे, उनके हितों की सुरक्षा करते हुए अभी के जो जनरेशन है, अभी जो लोग हैं दुनिया में, उनकी ज़रूरत को पूरा करने वाला जो कंसेप्ट है उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास। दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी अर्थशास्त्रीय विकास। तीसरा ऑप्शन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। चौथा ऑप्शन है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। तो ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अभी वर्तमान जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ कमिंग जनरेशन के हितों को भी ध्यान में रखने के कंसेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल will target the water availability for all and its permanent management up to 2030 in India। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पीने की पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है, यानी उसकी व्यवस्था करने की बात करता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, SDG 7, SDG 8 और SDG 9। तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करें तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया है और इसमें जो है 6वें नंबर का जो हमारा गोल है वो वाटर से संबंधित है, यानी पानी की व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, यानी यहाँ पे आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is the nodal institution for implementation of sustainable development goal in India? यानी भारत में सतत विकास के लक्ष्यों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल संस्था है, यानी प्रमुख संस्था है जो उस व्यवस्था को लागू करता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी जो है डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन यानी विनिवेश आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। तो आपको ये बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको हमारी कौन सी संस्था लागू करती है भारत में। तो अभी जो प्लानिंग कमीशन है उसको नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। तो भारत में नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग इसका एब्रीविएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी एक देश के प्राकृतिक संसाधनों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल होते हैं, यानी इसमें से किसको छोड़ के सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स के अंडर आती है, यानी कौन इसमें से एक ऑड है। ऑप्शन ए है जंगल यानी फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है वाटर यानी पानी, ऑप्शन सी है रोड यानी सड़कें और ऑप्शन डी है खनिज पदार्थ। तो जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो चीज़ें होती हैं जो नेचुरली डेवलप्ड होती हों, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो जो रोड होता है वो नेचुरली डेवलप नहीं होता है, ये एंथ्रोपोजेनिक काज है, मतलब मनुष्य के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, रोड जो है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्स को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, वो बने रहेंगे, जैसे सोलर एनर्जी हो गया। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि कमिंग फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। और उसके भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के भी दो पार्ट होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं, जल्दी से अपने को गेन कर लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया,
वाइल्ड एनिमल हो गए, पॉस्चर लैंड हो गया, तो ये सब चीज़ें रिन्यू हो जाती है। हर कोई भी फसल एक बार काटे फिर से उसको आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको एक बार कंज्यूम हो गया तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको फिर से बनने में, जैसे मिनरल ऑयल हो गया, कोल हो गया, गैस हो गया। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज में वो सभी तत्व आते हैं जो कि नेचुरली ग्रो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, यानी सोलर विकिरण की प्रमुख भूमिका किस में होती है? तो ऑप्शन ए है कार्बन साइकिल में, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन साइकिल में, ऑप्शन सी है वाटर साइकिल में, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन साइकिल में। तो अगर हम वाटर साइकिल को देखें तो उसमें सोलर रेडिएशन मेन रोल अदा करता है, क्योंकि सन की एनर्जी जो है वो पानी को वाष्पीकरण में मदद करता है और हीट जो होता है उसी पानी को ट्रांसफ़र करके फिर रेन करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी। फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी निम्न में से कौन पर्यावरण संरक्षण से नहीं संबंधित है? पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, दूसरा ऑप्शन है पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी उन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है एयर कंडीशनिंग यानी वातानुकूलन, और चौथा ऑप्शन है यूज़ ऑफ पेपर वैगेज। ये एयर नहीं पेपर वैगेज है, मिस्टेक से ये एयर लिख दिया गया है, तो यानी पेपर के थैलों का प्रयोग। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ये इन सब चीज़ों की बात करता है कि इन किन चीज़ों से हम इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं और किससे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से। जो एयर कंडीशन है, जो हम एसी चलाते हैं, वो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करता है, तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जो आपका पेपर बैग है ये हमारे इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि पेपर बैग के प्रयोग के कारण हम अपने प्लास्टिक बैग के प्रयोग को कम करते हैं, जो कि पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। तो इस प्रकार से जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है या पॉवर्टी एलिविएशन है, जिसे गरीबी उन्मूलन कहते हैं, वो किसी भी तरह से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, ये इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, पॉवर्टी एलिविएशन जो है वो पर्यावरण संरक्षण से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो जो पर्यावरण संरक्षण का एक्ट है उसको पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए 1981, बी 1986, सी 1995, डी 2002। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें एक गैस के रिसाव के कारण जो लोग सोए थे वो सोए ही रह गए। तो उसके बाद से इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत बढ़ गया था और 1986 ईस्वी में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया है, जो कि एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जिसके अंतर्गत बहुत से और अधिनियम रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट इज द कंपोजिट स्टेट ऑफ, यानी इन्वायरमेंट किससे मिलकर बना है, पर्यावरण किसकी संयुक्त अवस्था है? ऑप्शन ए है बायोटिक फैक्टर्स यानी जैविक कारण, ऑप्शन बी है फिजियोग्राफिक फैक्टर यानी प्राकृतिक भूगोल संबंधी कारक, ऑप्शन सी है एबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक कारण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जो इन्वायरमेंट होता है, हम अपने जो चारों ओर जो सराउंडिंग्स हैं उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट में बायोटिक फैक्टर यानी जो जीवित जीव हैं वो शामिल होते हैं। जो एबायोटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, तो वो भी शामिल होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर भी जुड़ा हुआ है और फिजियोग्राफिक फैक्टर भी इन्वायरमेंट में कंसीडर किया जाता है कि आपका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो कैसा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी डी आंसर यहाँ सही है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ऑल ऑफ द एबव या 1 एंड 2 करके, तो अगर आप उसमें से एक या दो एलिमिनेट कर पाते हैं तो अपने आप आंसर निकल जाता है। जैसे अगर हमें पता हो कि इन्वायरमेंट के अंतर्गत बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आते हैं, तो हमें तीसरा जो है फिजियोग्राफिक फैक्टर, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए मैटर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी सतत विकास किस चीज़ के संबंध में अंतर सरकारी संवेदनशीलता है,
यानी सतत विकास किसके संबंध में बात करता है? तो ऑप्शन ए है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है मटेरियल रिसोर्सेज यानी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी है औद्योगिक रिसोर्सेज यानी इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज यानी औद्योगिक संसाधन, और ऑप्शन डी है सोशल रिसोर्सेज यानी सामाजिक संसाधन। तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कहता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले लोग हैं, उनके हितों की सुरक्षा करते हुए। तो ये जो है नेचुरल रिसोर्स के कंजम्पशंस की बात करता है। जो हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है उसका हम इस तरह से दोहन करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपयोगी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिकेट्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ। तो ये कह रहा है कि सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक किसकी पहल है? तो ये पहल किसकी है? आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए क्योंकि इंडिया और जर्मनी का ये जो है पहल नहीं था। अब यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो यूनाइटेड नेशन है। मैक्सिमम चीज़ें नेशन ही करता है, और यूनाइटेड नेशन जो होता है वो हमारे वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था, जिससे हम अपने मानव जाति को साथ लेकर आगे बढ़ सकें। तो याद रखिएगा कि जो सतत ऊर्जा का डिकेट्स हैं उसमें सबके लिए ऊर्जा की व्यवस्था करने की बात यूनाइटेड नेशन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट सेक्ट में इसको आंसर करूँगा।